हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टर। दोस्तों, इससे पहले हम जो वीडियो किया था उसमें हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था। इसमें सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट ही काफ़ी लंबा हो गया था, तो चाहूँगा कि जल्दी जल्दी मैं इस पार्ट को थोड़ा समझाऊँ। इतना भी जल्दी नहीं कि आपको समझ में ना आए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यहाँ आपके एल्युमिनियम के प्लांट हैं। और एल्युमिनियम किससे निकाली जाती है? तो एल्युमिनियम का जो ओर है उसको हम बॉक्साइट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए, केमिकल इंडस्ट्री में क्या क्या है आपका। केमिकल इंडस्ट्री में देखिए, फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडहेसिव प्लांट, डाई स्टफ, नाइट्रिक एसिड, अल्कली, सोडास, में ग्लास शॉप एंड डिटर्जेंट पेपर, कास्टिक सोडा, ये सब इंडस्ट्री आपका केमिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, देख लीजिए, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, है ना। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री क्या है? जो आपकी फर्टिलाइज़र तैयार करती हैं, वो इंडस्ट्री आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। तो ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती हैं, यानी ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन हो, मेनली यूरिया। तो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र एंड अमोनियम फास्फेट, डीएपी, दो तरह का फर्टिलाइज़र होता है। एक तो यूरिया होता है, तो वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होता है, और जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स होता है उसको डीएपी कहते हैं, है ना, डाई अमोनियम फास्फेट। एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फेट एंड पोटास। तो तीन तरह का फर्टिलाइज़र इन्होंने बताया। तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स, यानी जिसमें सब मिक्सिंग होता है। तो जिसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फेट भी होता है, और पोटास भी होता है। ठीक है, तो पोटास इज़ एंटायरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व। पोटास इन्होंने बताया कि पूरा मतलब इम्पोर्ट किया जाता है हमारे तरफ, यानी इंडिया में इसका कोई जो है सोर्स नहीं है। कॉमर्शली यूजेबल पोटास और पोटेशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म। देखिए, उन्होंने बताया कि एंटायरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व। ठीक है, यानी गंधक पोटास का नाम आपने सुना होगा। सल्फर गंधक, गंधक को कहते हैं, पीले रंग का होता है। पोटास तो दूसरा होता है, थोड़ा, है ना। तो ये वैसे भी एक आपके बताऊँ मैं, अमोनियम नाइट्रेट का नाम सुना होगा आपने, और ये गंधक पोटास, ये सब विस्फोटक पदार्थ भी होते हैं। आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन द इंडस्ट्रियल एक्सपेंडेड द सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइज़र। ये जो मैंने स्टेट बताई, लगभग पूरे देश का आधा फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर आर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। अब ज़्यादा फैक्ट्री तो वहीं होंगी ना भाई, जहाँ पे खेती अच्छी होगी, प्लेन एरिया होगा, तो इसलिए यूपी में काफ़ी अच्छा स्कोप है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द ये तो सबको पता ही है कि सीमेंट किस किस चीज़ में उसका उपयोग होता है। तो इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए, एयरपोर्ट, डैम वगैरह दुनिया भर की चीज़ें बनाने में भैया इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट का यूज़ होता है ना। अब सीमेंट का यूज़ होता है, तो अब सीमेंट बनता किस किस चीज़ से है? लाइमस्टोन, सिलिका, है ना, जिप्सम, कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये सिलिका वगैरह, सिलिका, जिप्सम और लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से सीमेंट तैयार होता है। उसके बाद द फर्स्ट सीमेंट प्लांट कब बना था आपका? चेन्नई में 1904 में, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, और उसके बाद फिर ये इंडस्ट्री बाद में बढ़ गई, है ना। काफ़ी, अब इसके काफ़ी प्लांट हैं, जगह जगह प्लांट हैं। तो बस ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जो प्लांट है सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। ठीक है, पहला सीमेंट का प्लांट 1904 में चेन्नई में बना था। इंडस्ट्रीज लोकेटेड अराउंड दिल्ली। अच्छा, ये कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बताया कहाँ कहाँ, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे। अब थोड़ा रुद्रपुर में भी फैक्ट्री हो चुकी है कुछ, थोड़ी सी, और थोड़ी फैक्ट्री कुछ आपकी हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया में भी हैं। लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, ये जमशेदपुर तो ये बता ही रहे हैं। ठीक है, गुड़गांव में इसका काफ़ी बड़ा हब है। इसका आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है? देखिए, जिसमें आपके ऑटो यानी वाहन वगैरह तैयार किए जाते हैं, वो आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी हमारा जो है विदेशी इन्वेस्टमेंट बहुत है, यानी विदेशी लोगों की फैक्ट्री ज़्यादा है। जैसे मारुति आपकी हो गई, सुजुकी हो गई, होंडा हो गई, ये सब जापानी कंपनी है। ठीक है, तो हमारे देश की तो ये टाटा है, आपका महिंद्रा है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, मैनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। बेंगलुरु हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। देखिए, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी कहते हैं इंडिया का। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज़ एट बेंगलुरु। सबसे मेन जो है इसका कंसंट्रेट वो बेंगलुरु ही है। तो बेंगलुरु को आईटी हब कहते हैं। नोएडा है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद, पुणे। ये मेजर इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री क्या है कि हैज़ बीन एन एम्प्लॉयमेंट ग्रेड जनरेशन। सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो वो आईटी सेक्टर ही दे रहा है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। आगे चलते हैं एंड उसके बाद बात करते हैं। देख लीजिए, अब तो आपकी सारी इंडस्ट्री लगभग हो चुकी है, तो बात करते हैं डिग्रेडेशन की, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की। भैया इंडस्ट्री होंगी तो एनवायरनमेंट डिग्रेड तो होगा ही होगा, पर्यावरण तो प्रदूषित होगा, जिसे आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ये तो होना ही है। ठीक है, आप कितने भी चाहे इक्विपमेंट लगा लें। सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन। मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद भी पढ़ लेंगे तब भी समझ जाएंगे, है ना। किस वजह से होता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड आपका हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ ऐसी अनडिज़ायरेबल गैसेस हैं जो वातावरण में घुल रही हैं। डस्ट पार्टिकल है ना, इनकी वजह से क्या हो रहा है? इनकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और तो ज़्यादा मैं आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पहली वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई थी। देखिए, पेपर फैक्ट्री से, देखिए ईंट भट्टों से, रिफाइनरी से, स्मेल्टिंग प्लांटों से, है ना, फॉसिल के जलने से, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आपके इन सब से टॉक्सिक गैस लीकेज होती हैं, हाजार्डस होती हैं बहुत ज़्यादा। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी? क्या आप भोपाल गैस ट्रेजेडी को भूल गए? नहीं भूले होंगे। 3 दिसंबर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का दिन माना जाता है। ठीक है, और 1984 में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी कि भोपाल में एक MIC निकली थी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, है ना। भोपाल के एक यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, वहाँ से एक गैस निकली थी। यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री में से, विदेशी फैक्ट्री थी, और जो गैस निकली थी उसका नाम था MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। तो ये एक ऐसी गैस थी, बहुत ही जहरीली गैस थी। जो भी उसको सूंघता चला गया वो मरता चला गया। तो इस तरह से कम 10,000 लोग ने अपना जीवन गंवा दिया था। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी को हम नहीं भूल सकते। तो ये सब क्या है? एयर पोल्यूशन की वजह है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, सारे इफ्लुएंट जो उसके फैक्ट्री से निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? सब पानी में तो जाते हैं। कोइड बाई द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर। जो नदी में जाते हैं, तो अब जैसे कौन कौन से थे? केमिकल, टेक्सटाइल, है ना, डाइंग फैक्ट्री, पेट्रोलियम फैक्ट्री, आपका टनेरी हो गया, चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री हो गई, डिटर्जेंट हो गई, एसिड हो गई, साल्ट, हैवी मटेरियल लाइक हैवी एंड मरकरी पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई। इन सब का जो टॉक्सिक मटेरियल है, शुगर मिल हो गया, शुगर मिल का गंदे नाले हो गए, है ना। तो ये सारे सब कहाँ जाता है? सब पानी में तो जाता है। तो पानी में ये जा कर के भैया उस पानी को इतना एसिड बनाता है उसमें, और सारा वो पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा तो अब तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। उसके बाद बात करते हैं थर्मल पोल्यूशन। देखिए, थर्मल से भी पोल्यूशन, वाटर ओकर व्हेन हॉट वाटर, जब ये गर्म पानी जब फैक्ट्री का आज छोड़ा जाएगा जिसमें ड्रेन में, नदी वगैरह में, है ना, तो वो उसको पोल्यूट करेगा, है ना। तो इससे एक्वेटिक लाइफ जो है बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। मछलियाँ, हमारे जो समुद्री जीव हैं जो भी हमारी, सब मर जाएंगे। तो पहले हमें उससे क्या करना पड़ेगा? उसको पहले कूलिंग करना पड़ेगा ना, बिफोर कूलिंग। ड्रेन इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। द वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड बीपन, तो उसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो वेस्ट हैं उनमें जो है रेडिएशन का बहुत खतरा होता है ना। तो उनके उनके जो आप क्या बताएं उसको, जो रेसिड्यू है उनका, जो बचा कुचा मटेरियल, ये अवशेष हैं, तो उसमें भी इतना रेडिएशन होता है बहुत। तो ये एक टॉक्सिक है, जहर है ना। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्री प्लांट, पैकेजिंग, साल्ट एंड गार्बेज एंड इन द सोयल अनलेस, है ना। तो अब रेन वाटर परकोलेट टू द सोयल कैरिंग द पोल्यूटेंट टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर आल्सो गेट कंटेमिनेटेड। तो इन चीज़ों को इफ्लुएंट ना करने के बाद अगर ये दफना भी देते हैं ज़मीनों में, तो फिर होता क्या है कि जब बारिश पड़ती है तो पानी जब परकोलेट होता है, ज़मीन के अंदर जाता है, तो वो जो दबे हुए डंपिंग मटेरियल है उससे मिल करके हमारी ज़मीन का पानी भी
जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको भी वो गंदा कर देता है ना। मिलियंस ऑफ टन गार्बेज एवरी डे आपके देश से निकलता है। आप और तो पूरे संसार में कितना निकलता है सोचिए। चलिए उसके बाद एक बहुत लंबी प्रोसेस है, इसको छोड़ दीजिए आप, है ना, कि क्या होगा आने वाले समय में मैं भी नहीं कह सकता कि क्या होगा। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, आदमी की लाइफ ही कम हो रही है। और उसके बाद बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। आप सभी जानते हैं नॉट ओनली रिजल्ट इन द इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन आल्सो कॉज हेयरिंग इम्पेयरमेंट इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। यानी कि आपका गुस्सा तो आता ही है, सुनने में दिक्कत होती है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर भी जो है गड़बड़ा जाता है। इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। वाणिज्य विद्या, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, इन सब से बहुत ज़्यादा शोर होता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप इसके लिए? कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय अवर इंडस्ट्री पोल्यूट 8 times द क्वांटिटी ऑफ। देखिए 8 गुना किस चीज़ की क्वांटिटी को, आगे पढ़ लेते हैं तो पहले, ये पॉइंट बड़ा अच्छा था, है ना। 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। देखिए तो हमारे ताज़े पानी की क्वांटिटी को 8 गुना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है ना। 1 लीटर पानी 8 लीटर पानी को ख़राब कर रहा है, ये समझ लो। चलिए अब हमने बीच में ये छोड़ दिया, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ये हमारा IT हब है, क्या दिया हुआ है? सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एग्ज़ाम में आएगा, ज़रा ध्यान से पढ़ें, देख लेंगे। देखिए पूछा जा गया, लास्ट ईयर पूछा गया था एग्ज़ाम में आपसे मोहाली के बारे में। ठीक है, तो हो सकता है अगर नेक्स्ट ईयर पूछ लें आप, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मोहाली है कहाँ। देखिए मोहाली चंडीगढ़ है, तो आप ये चंडीगढ़ यहाँ दिखाएंगे ना। और जब आपको पता ही नहीं होगा नोएडा कहाँ है और आप दिखाने लगे यहाँ बिहार में नोएडा, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो ये कुछ आपको लर्न भी करना पड़ेगा कि नोएडा IT हब है, श्रीनगर, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, ठीक है, और आपका मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और विशाखापट्टनम, कोलकाता, काफ़ी है, इनफ। ठीक, ये आपके IT पार्क हैं, ये आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा 1 नंबर में। चलिए क्या क्या कर सकते हैं आप? मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाई रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट into 2 or more successive stage. Harvesting of rain water to meet water requirement. Treating hot water and effluents before releasing them into river and ponds. Treatment of industrial effluent can be done in 3 phases. तो ये कुछ काफ़ी आपकी प्रोसेस दी हुई है जो आप कर सकते हैं वाटर को बचाने के लिए, है ना। मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ वाटर, पानी का कम से कम यूज़ करें, रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, वाटर को इफ्लुएंट को, है ना, उसमें पॉन्ड में या नदी में जाने से पहले उसको ट्रीट करें। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट करें। उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मींस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस और टर्सरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस अपनाएं। ठीक है, उसके बाद 3 तरह में दे दिया उन्होंने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। पार्टिकुलेटेड मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाई फिटिंग स्मोक स्टाक। चिमनी वगैरह में एयर फिटिंग स्मोक, उसमें बताया कि जो एयर को छानते हैं इस तरह के इक्विपमेंट लगाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। इनके बारे में मैं तो जानता नहीं, लेकिन एक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जो स्मोक को थोड़ा सही कर सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टीड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज, यानी कि तेल की बजाय गैस का यूज़ किया जाए अगर फैक्ट्री में। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड। साइलेंसर के लिए मतलब आवाज़ के लिए जनरेटर, है ना, शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। ऐसे जनरेटर होने चाहिए जिनमें साइलेंसर हो। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन। उस तरह की मशीनरी को भी रीडिज़ाइन ऐसा किया जाए जो मतलब नॉइज़ को बहुत कम कर सकें। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं और कुछ। तो नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाना चाहिए, मे बी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट कंसर्न। तो हम NTPC की बात करते हैं, है ना। NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब ये इसके बारे में क्यों दिया इन्होंने कि NTPC इज़ ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया, इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन। इसके पास एक ISO सर्टिफिकेशन है। ये ISO सर्टिफिकेशन किसे मिलता है? EMS का मतलब यानी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14,001। इसका मतलब है ये उनको मिलता है जो एक अच्छी यूनिट होती हैं जो एनवायरनमेंट के प्रति सजग हैं,
और अपना काम बखूबी निभा रही हैं, ठीक है, ठीक से। द कॉरपोरेशन हैज़ ए proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil, gas and fuels in place where it is setting up. अब क्या ये सिस्टम अपना रही हैं, वो दिए हुए हैं ABCDE। क्या है देख लीजिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडोप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक, अरे वाह, एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। अच्छा, जो पुराने इक्विपमेंट हैं उनको अपग्रेड किया है, लेटेस्ट टेक्निक अपना रहे हैं, है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट और मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग आस यूटिलाइजेशन। तो आस का भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। वेस्ट में जनरेशन कम कर रहे हैं। अच्छा, वेस्ट कम पैदा कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट प्रोवाइड करते हैं, अपनी यूनिट के आसपास ग्रीन बेल्ट लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट पोल्यूशन, उसको कम कर रहे हैं, है ना। आज वाटर रिसाइकलिंग, पानी को भी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यू, ऑनलाइन डाटाबेस, ये सब चीज़ें तैयार कर रहे हैं फॉर पावर स्टेशन की, है ना। चलिए, उसकी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते रहते हैं, है ना। और डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। तो ये NTPC का थोड़ा इन्होंने बताया कि ये लोग क्या पर्यावरण को बचाने के लिए कौन से, है ना, आपके इनिशिएटिव यूज़ कर रहे हैं। बस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जब इस वाले इस वाले पार्ट में कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, तो आपको अब वैसे मुश्किल है ये एग्ज़ाम में। मैं एग्ज़ाम के लिए इसके लिए कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन आपका इतना इम्पोर्टेंट बन जाए। अब वैसे अगर जनरल टर्म की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो अब बात करते हैं कि हम करेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहला तो यही है कि पॉल्यूशन की बात पूछी जाए तो आप सभी लोग जानते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, है ना, और लैंड पॉल्यूशन। और फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि आप उसको कैसे बचा सकते हैं। तो आप उस पर 5 पॉइंट नहीं बल्कि 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं, बिना पढ़े, बिना याद करे। तो इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। और जनरल टर्म की बात करें तो ये तो भैया तुम्हारी लाइफ है ना, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में मैंने कौन से क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन मैंने बताए होंगे, है ना। और आप उन्हीं को तैयार कर लीजिए और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।